दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सतीश है और चूंकि एक एक्टिविस्ट हूँ, भारत के लोकतंत्र को खतरा है तो उसके संबंध में स्टडी करता हूँ, जानकारी लेता हूँ, उस जानकारी को आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, बड़ी गंभीर सिचुएशन इस देश में हो गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो गंभीर स्थिति यह है कि भारत में जो चुनाव होते हैं उन चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा साधन जो है वो है धन, वो है दौलत। धन के माध्यम से भारत में होने वाले चुनावों को राजनीतिक दल और राजनीतिक प्रत्याशी या कैंडिडेट प्रभावित करते रहे हैं और कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र में सही लोगों को आगे बढ़कर राजनीति करने का मौका नहीं मिलता। अतः लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता चला जाता है। ये जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से उल्लेखित किए हैं, उनका धराशायी होना लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है और ठीक नहीं है। ये जो लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो धन बल का इस्तेमाल किया जाना है। धन बल की वजह से लोकतंत्र समाप्ति की तरफ है। इस धन बल का इस्तेमाल कैसे किया गया, अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। इस रिपोर्ट को बनाने वाली संस्था का नाम है सीएमएस, और ये जो सीएमएस संस्था है ये आप विश्वास के पात्र हो सकती है, क्योंकि इसको बनाने वाले, उसको चलाने वाले और इस रिपोर्ट का विदोहन करने वाले जो लोग हैं इस देश के बड़े ही नामचीन लोग हैं और जिन पे भरोसा किया जा सकता है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। ये इस रिपोर्ट को बनाने वाले लोग हैं। ये कौन कौन है मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ये जो है ये है मिस्टर एस वाई कुरैशी। ये जो मिस्टर एस वाई कुरैशी हैं ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी कि भारत के चुनाव आयोग के ये मुखिया रह चुके हैं। ये जो है इस संगठन का हिस्सा हैं और इन्होंने ही इस रिपोर्ट को बनाया है। और कौन है, और ये है DR कार्तिकेन। ये फॉर्मर आईपीएस हैं, यानी कि आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं DR कार्तिकेन। और हैं जो फाउंडर चेयरमैन है सीएमएस के डॉक्टर एन भास्कर राव। तो ये लोग हैं जो भारत के बड़े ही नामचीन लोग हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस रिपोर्ट को दाखिल किया है। हाँ, और ये लोग दावा कर रहे हैं कि रिपोर्ट इतनी सच्ची है, तथ्यों पर आधारित है। अगर कोई चुनाव आयोग को इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय में चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने धन के दुरुपयोग पर कोई भी बंदिश नहीं लगाई और वो सारे राजनीतिक दल जिन्होंने धड़ल्ले से धन का इस्तेमाल किया है उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई, उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। लिहाजा उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि कब कब किस किस वर्ष में कितना कितना धन इस्तेमाल किया गया। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहां 1998 की बात करूं तो 1998 में 9,000 करोड़ का खर्चा हुआ था भारत के टोटल चुनावों में, और 1999 में ही खर्चा हुआ 10,000 करोड़ का। फिर 2004 में 14,000 करोड़ का खर्चा हुआ देश में। फिर 2009 में 20,000 करोड़ का खर्चा हुआ देश में। फिर 2014 में जो चुनाव हुए थे वहां खर्चा हुआ था 30,000 करोड़ का। लेकिन जो अभी अभी चुनाव खत्म हुए हैं 2019 में, 2019 के चुनाव में आप देखिए 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। तो आप देख सकते हैं 2009 से लेकर 2019 तक बेतहाशा दौलत का खर्च किया जाना इस कदर बढ़ चुका है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो गया है और चुनाव आयोग इसके ऊपर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल रहा है। आगे देखिए तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस जैसी पार्टी और बीजेपी जैसी पार्टी ने
इस टोटल खर्चे में कितनी हिस्सेदारी निहित की। 1998 में जब 9,000 करोड़ का खर्चा हुआ था तो इस 9,000 करोड़ का 30% हिस्सा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने खर्च किया था और इस 9,000 करोड़ का 20% हिस्सा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने खर्च किया था। मुख्य रूप से बीजेपी ही रही जिन्होंने 20% इन 9,000 करोड़ का खर्चा किया 1998 में। बात आई 1999 में जब 10,000 करोड़ का खर्चा हुआ था देश में चुनाव का, तो कांग्रेस ने 31% से लेकर के 40% खर्चा इस 10,000 करोड़ का अकेले कांग्रेस ने किया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 25% का खर्चा इस 10,000 करोड़ का अकेले बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने किया। फिर 2004 में 14,000 करोड़ का जो खर्चा हुआ, उस 14,000 करोड़ के खर्चे में ये 35 से लेकर 45% तक का जो खर्चा है वो कांग्रेस ने किया और 30% का जो खर्चा है वो बीजेपी ने किया। वहीं 2009 के चुनाव में जहां खर्चा हुआ था 20,000 करोड़ का, उस 20,000 करोड़ का 40 से 45% हिस्सा खर्च किया था कांग्रेस ने और बीजेपी ने 35 से 40% तक का खर्चा किया। ऑलमोस्ट लगभग बराबर खर्चा ये करते चले गए। 2014 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ का खर्चा हुआ। उस 30,000 करोड़ में से 30% से लेकर 32% तक खर्चा किया था कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी ने 40% से लेकर 45% तक का खर्चा किया। 30,000 करोड़ का 45% खर्चा किया था बीजेपी ने। और वर्तमान में जो चुनाव हुआ, जो अभी संसद का 2019 का चुनाव हुआ, इसमें 55,000 करोड़ से ज्यादा, अभी फिगर मैं आगे बताऊंगा, वो 60,000 करोड़ की है। 55,000 करोड़ जो इस स्लाइड में दिखा रहा है, उसका खर्चा कांग्रेस ने 15 से 20% किया है, लेकिन जो बीजेपी है उसने 45 से लेकर 50% तक का खर्चा किया है। आप इस तरह से समझे कि जो टोटल खर्चा हुआ है इस चुनाव में वो 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ है और 45 से 50% तक का खर्चा किसने किया है? वो खर्च किया है बीजेपी ने। अब इस खर्चे को थोड़ा समझे कैसे किया गया है। जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट जो खर्चा कर रहे हैं, हालांकि कैंडिडेट और पार्टी लगभग एक ही चीजें हैं, है ना। जो कैंडिडेट खर्चा कर रहे हैं 40% शेयर खर्चे का, यानी कि 24,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ का 24,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा हुआ है वो अकेले कैंडिडेट्स ने किया है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने 35% हिस्सा यानी कि 20,000 करोड़ का खर्चा किया है। इलेक्शन कमीशन ने इस 60,000 करोड़ का 15% खर्च किया है, मतलब 10,000 करोड़ का खर्चा किया है इलेक्शन कमीशन ने। जो मीडिया और स्पॉन्सर्स का जो खर्चा हुआ है, जो पॉलिटिकल पार्टी ही बियर करती है, वो 5% का हुआ है, लगभग 3,000 करोड़ का खर्चा वहां गया है। दूसरा अदर्स, कई इंडस्ट्री में खर्चा हुआ, कई अलग तरह के मिसलेनियस खर्चे होते हैं, तो वो भी 5% का अकाउंट करता है। 3,000 करोड़ का खर्चा उसमें हुआ, तो टोटल 60,000 करोड़ का खर्चा इस चुनावों में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए बेतहाशा दौलत का इस्तेमाल किया गया। अब मजे की बात यह है कि जहां 60,000 करोड़ का खर्चा किया गया, तो बीजेपी ने टोटल खर्चा कितना किया? बीजेपी ने खर्चा किया 50%। 60,000 करोड़ का 50% खर्चा किया है बीजेपी ने, और वो होता है 30,000 करोड़ रुपए। तो अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनावों को जीतने के लिए जिस तरह से अनाप शनाप खर्च किया जा रहा है, 30,000 करोड़ रुपए, इतना बड़ा रकम खर्च किया गया, तो आप सोच के देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का तो हिरास होना ही है। लोकतंत्र में केवल उन्हीं की जीत होनी है जिनके पास दौलत है। ऐसा हो गया है। अभी मजे की बात देखिए, अगली स्लाइड में दिखाता हूं ये जो खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ। 12 से 15,000 करोड़ रुपए वो हैं जो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से वोटर को दिए गए हैं, मतलब वोटरों को खरीदने के लिए 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वोटर खरीदने के लिए कई बार दारू की बोतलें दी गई हैं और रुपए बांटे गए हैं, कहीं 500 रुपए, कहीं 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, कहीं 1,000 रुपए। तो वोटर को डायरेक्ट दिए गए हैं
12,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए, और पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किए गए हैं 20,000 करोड़ से लेकर के 25,000 करोड़ रुपए। लॉजिस्टिक में खर्चा किया गया है, लॉजिस्टिक मतलब सामान लाना ले जाना, ये सब चीजों का खर्चा हुआ है 5,000 से लेकर के 6,000 करोड़ रुपए। इलेक्शन कमीशन ने खर्च किया है 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपए। मिसलेनियस खर्च में 3,000 से लेकर के 6,000 करोड़। तो इस करके 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस बार चुनाव में हुआ है, और इस 60,000 करोड़ रुपए में से 50% का खर्चा किया है बीजेपी ने। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब बीजेपी ने इतनी भारी मात्रा में खर्च किया था तो उस समय इलेक्शन कमीशन कहां सो रहा था? जब बीजेपी ने बड़ी भारी मात्रा में वोटर्स को पैसा बांटा था तो इलेक्शन कमीशन कहां सो रहा था? जब बीजेपी ने सारे मीडिया चैनल खरीद लिए थे और मीडिया चैनल को खर्च किए 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ पे, तो उस समय कहां सो रहा था इलेक्शन कमीशन? तो भारत में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। तो लिहाजा दोस्तों, आपको इस संबंध में सोचना पड़ेगा कि किस तरह हमारे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरह से हमें बरगलाया जाता है, हमें बर्बाद किया जाता है और लोकतंत्र तबाह कर दिया जाता है। भारत में जहां एक तरफ ईवीएम ने पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावों में बेतहाशा दौलत का इस्तेमाल किए जाने ने भी देश को पीछे धकेल दिया है, लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर दिया है। लोकतंत्र जैसी चीज भारत में बाकी नहीं बची है। एक भारत का सम्मानित नागरिक होने के नाते और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुझे लगा इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाना चाहिए, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को और आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग जागरूक हो सकें और हम सब लोग मिलकर के किसी भी सूरत में भारत के इस धरोहर को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिलकर बचा सकें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी समय, फिर किसी दिन, फिर किसी अच्छे मुद्दे के साथ आपके बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।